गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड पार्ट प्रकाश शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग जो क्लास 10th में पढ़े थे पहले उसको थोड़ा रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर इसमें गोलीय तलों पर अपवर्तन उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें सबसे पहले आप लोग परावर्तन जानते होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है और यह कुछ नियमों के तहत होती है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम ये आप लोगों को याद भी होने चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। पहला, आपतित किरण इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह दोनों नियम याद होंगे और इसे याद रहना चाहिए। इसके बाद गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर जिसका अंदर का भाग यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा होता है। यहाँ पे आप इसको देखिए, यह P यह क्या ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। यानी जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका यह केंद्र है, यह मुख्य अक्ष है। तो अवतल दर्पण यह अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसमें दूसरी तरफ फोकस और वक्रता केंद्र दूसरी तरफ होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट। प्रकाश की किरण हमेशा इसमें बाएं से दाएं की तरफ आती है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इसमें संबंध है। फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध F = R/2। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बुक से इसको कर सकते हैं, ये पहले की चीज़ें हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार बनते हैं? इसमें 6 केस हैं और 6 केस अवतल दर्पण में और 2 उत्तल दर्पण में हैं। इसको बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे। तो पहला अवतल दर्पण के लिए, तो पहला इसमें जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है, यहाँ पे देखिए ए भी वस्तु है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है। इससे हम 2 किरणें लेंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर यह फोकस से परावर्तित होकर जाएगी और दूसरा वक्रता केंद्र से, तो यह उसी मार्ग से लौट जाएगी क्योंकि वक्रता केंद्र से दर्पण पे खींची गई कोई भी रेखा उस पर अभिलंब होती है, तो यह उसी मार्ग से लौट जाएगी। यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनको पीछे बढ़ाने पर जहाँ ये मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आभासी होगा, बड़ा होगा। यानी यह AB वस्तु है और A', यहाँ पे इसका प्रतिबिंब है। इसी प्रकार जो दूसरा यहाँ पे देखिए, जब अब इसको हम धीरे धीरे दूर ले जाएंगे, यानी वस्तु को हम दूर ले जाएंगे। अब इसको फोकस पे रख दिया गया, तो फोकस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों किरणें जाएंगी यह दोनों समांतर जाएंगी। तो समांतर किरणें कहा जाता है कि अनंत पे मिलती हैं, तो यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा, अब हम इसको फोकस और C यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो यहाँ से फिर हम 2 किरणें लेंगे। पहली मुख्य अक्ष के समांतर, यह देखिए फोकस से गई, और दूसरा फोकस से गई तो यह मुख्य अक्ष के समांतर। तो यह दोनों C के बाद काटेंगे एक दूसरे को, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो AB यहाँ पे वस्तु है और A1 B1 इसका उल्टा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो इसको भी आप लोग बना लेंगे जितने रे डायग्राम है, क्योंकि इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो रे डायग्राम क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल में गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चौथा देखिए, अब हम इसको ले गए C पर रखें, यानी वस्तु को C पर रखा गया है। तो अगर इसमें दूरियां बराबर ली जाएं, यानी P और F के बीच की दूरी और F और C के बीच की दूरी बराबर हो, तो यहाँ से जब हम 2 किरणें लेंगे समांतर, एक देखिए समांतर किरण ली गई है जो फोकस से जा रही है, दूसरा फोकस से ली गई है जो मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह उसी बिंदु पर काटेंगे। यानी कि वक्रता केंद्र पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उसी के बराबर बनेगा।
वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। पांचवा केस क्या है, अब हम इसको और दूर ले गए, तो और दूर ले जाने पर यहाँ पे देखिए फिर हम दो किरणें लिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जा रही है, दूसरा हमने सी से लिया तो यह उसी रास्ते वापस लौट गई। तो दोनों जहाँ काटेंगी वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। इसको भी आप बनाएंगे। और इसके बाद यदि वस्तु को अनंत पे रख दें तो अनंत से देखिए समांतर किरणें दो ली गई हैं, तो समांतर किरणें जो आ रही हैं मुख्य अक्ष पर वह कहाँ पे काटेंगी, फोकस पर, और यहाँ पे ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और अत्यंत छोटा बिंदु के रूप में बनता है। ठीक, तो इन सारे केस को बना के आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे दो केस दिखाए गए हैं। एक, जब अनंत पे रखी हुई वस्तु से किरणें आ रही हैं तो यह चूँकि इस तरफ यह जाएंगी नहीं, तो फोकस से मिलाने वाली रेखा के सीध में यह रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ से देखिए लगेगा कि ये फोकस से आ रही हैं, और यहाँ पे फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरा केस, इसमें यदि वस्तु कहीं पर भी मुख्य अक्ष पे रखी गई है तो ए बी इस तरह से, तो इससे हम दो किरणें लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर लिए तो यह फोकस से मिलाने वाली रेखा की सीध में रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा सी के सीध में लिए तो यह उसी मार्ग से लौट जाएगा, और दोनों को पीछे बढ़ाने पर देखिए यहाँ पे A1 B1 छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि मुख्य अक्ष पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता, सीधा बनता तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब दर्पण के लिए सूत्र यहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग रिवीजन के लिए यहाँ पे लिखा गया दर्पण के लिए सूत्र, इसको आप लोग प्रयोग भी किए होंगे। और इसमें आप जो है इसमें जो चिन्ह दिए हैं उनको भी आप भली भांति ज्ञात होगा। तो दर्पण के लिए सूत्र क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है। और चिन्ह आप लोग जानते होंगे कि यदि हम दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ चलते हैं तो वह चिन्ह ऋणात्मक होता है, और दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ चलते हैं तो वह चिन्ह धनात्मक होता है। चिन्हों का नियम आप लोग भलीभांति जानते होंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर लिया गया जो लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई नापेंगे तो धनात्मक होगा। मुख्य अक्ष के नीचे यदि प्रतिबिंब की लंबाई नापते हैं तो वह ऋणात्मक होगा। तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। और सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। इसको फिर हम लोग एक बार लेंस के चैप्टर में एक बार और रिवाइज करेंगे। तो रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m = I/O = -v/u। I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, O क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या है, वस्तु की दूरी है। अब प्रकाश का अपवर्तन, तो थोड़ा सा प्रकाश का अपवर्तन भी इसमें हम लोग रिवाइज कर लें कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, यह आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखिए अपवर्तन के भी दो नियम हैं, इनको भी आपको याद रखना है। पहला, आपाती किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I के साइन तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण R के साइन का अनुपात नियत रहता है, अर्थात sin I/sin R = 1n2 = n2/n1, और यह एक नियतांक होता है उस दिए गए निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए, और इसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1, और इसका बहुत प्रयोग होगा, इसलिए आप इसको भली बात समझ लीजिएगा कि उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1n2 का मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ जो पहला 1 लिखा हुआ है उसके सापेक्ष लिया जाता है, किसका, दूसरे माध्यम का। तो यहाँ पे देखिए इसको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि यह इंसिडेंट रे है, यह नॉर्मल है यानी आपाती किरण है, यह क्या अपवर्तित किरण है, यह I है, यह R है, यह पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक n2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे sin I/sin R लिखते हैं, और इसका बहुत सारा प्रयोग है, उसको आप लोग
रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक सूत्र लिख दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई। अब यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है जो ओ पर रखी गई है, बिंदु ओ पर है। यहाँ से यदि हम बाहर से इसको देखते हैं तो इसको ऊपर उठी हुई दिखती है, तो इसकी आभासी गहराई कितनी है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ओ, इसका हमने सूत्र लिखा है, इसको आप लोग बुक से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक आपका प्रैक्टिकल भी इस पे आधारित है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो यहाँ पे वस्तु जो है ओ पे रखी गई है, तो यहाँ से एक किरण लिया गया। तो जब यह सघन माध्यम है और सघन माध्यम से विरल माध्यम, मान लीजिए कि यह जल है, तो यहाँ से जब ये जल से जब ये हवा में जाएगी किरण तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ये आप लोगों को पता होगा कि सघन से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है और विरल से सघन की तरफ जाने पर अविलंब की तरफ झुकती है। तो यह आई है और यह आर है। दूसरा, एक हमने नॉर्मली लिया जो सीधी निकल गई। अब इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर देखिए ये यहाँ पे आई बिंदु पर काटता है। तो या ज्योमेट्री से देखिए ये आई और ये आई एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल है, या बराबर हो जाएंगे। आर और आर या करेस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसको हम संगत कोण कहते हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे एन जो है वह सी ओ अपॉन सी आई यानी वास्तविक गहराई अपन आभासी गहराई के बराबर मिलता है। तो वास्तविक गहराई क्या है, सी ओ है, और आभासी गहराई क्या है, सी आई है। तो सी ओ अपॉन सी आई है वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई है। और ओ आई यहाँ पे देखिए विस्थापन, यानी कितना विस्थापन हुआ वस्तु का, तो यह h1 - 1/n के बराबर मिलता है। n का मान भी हम यहाँ से रख सकते हैं सी ओ अपॉन सी आई। तो इस सूत्र को आप लोग बुक से देखकर नोट कर लीजिएगा। और आज के इस रिवीजन के बाद कुछ और चीज़ें हैं, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, जैसे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, तो यह सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एक बार उसको थोड़ा सा बताएंगे और गोलीय तल पर अपवर्तन के सूत्र को प्रूफ करेंगे। तो आज आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन कर लीजिएगा और अपनी सेकंड पेपर को अब स्टार्ट करिए। धन्यवाद।